गुड मॉर्निंग एंड सभी बच्चे जो है जल्दी से आ जाइए और इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। सुबह का बेला है, सभी बच्चे जल्दी से उठ जाइए और इस लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। ये सेशन जो है करंट अफेयर का है और हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर का जो न्यूज़पेपर गिरिराज है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें कई आर्टिकल आपको आज अच्छे देखने को मिलेंगे और कुछ एक आर्टिकल स्किप करने वाले भी हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, त्याग और बलिदान के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह। तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखेंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये अभी आर्टिकल न्यूज़ में क्यों था, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे आ जाइए और इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग और एक बार सभी आ जाइए और बताइए क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है कि कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ठीक है, ओके ठीक है। कैलेंडर मतलब जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1667 ईस्वी में पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को और 1783 विक्रम संवत को पटना साहिब में हुआ। देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ। डेट उतनी याद रहे ना रहे पर किस जगह पर हुआ उस जगह को याद जरूर रखना। हाल ही में बोलता प्रतिवर्ष इनके मतलब जो राइटर बोल रहे हैं प्रतिवर्ष इसी दिन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। प्रकाश उत्सव जो है कैसा त्यौहार है, तो ये सिखों का त्यौहार है। किनकी याद में मनाया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह दसवें सिखों के गुरु जो है उनकी याद में मनाया जाता है। कितनी संख्या थी इसको याद रखना, 356। 29 दिसंबर को मनाया गया ये, जैसे गुरु गोविंद सिंह की जयंती दिसंबर तथा जनवरी के महीने में कभी कभार एक वर्ष में 2 बार ही आती है। ऐसी सिख जो परंपरा है उसमें मान्यता है, जिसकी गणना हिंदू विक्रम संवती जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार, और साथ में हमने ऊपर जो क्या बोलते हैं हिंदू कैलेंडर की बातचीत की उसके अनुसार क्या होगा, मतलब हिंदू कैलेंडर और साथ में जो अन्य कैलेंडर है उस मतलब हिंदू कैलेंडर इसके अलावा विक्रम संवत के अनुसार अलग अलग तिथियों पर ये जो प्रकाश उत्सव होता है वो मनाया जाता है। इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जो प्रकाश उत्सव था वो मनाया गया, ये आपको अच्छे से याद रखना। 29 दिसंबर को दूसरी बार उनका प्रकाश महोत्सव मनाया गया, क्योंकि 2 बार आती है तो ये दो जो हिंदू कैलेंडर और साथ में विक्रम संवत के अनुसार 2 अलग अलग तिथियों को इनका जो मतलब जन्म होता है उसको मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं कि जो थोड़ा सा इनका बचपन के बारे में जब भी जानकारी हमें मिलती है तो हमें उसको रिपीट करना है। गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम सभी को याद रखना है, गोविंद राय। कौन सा राय? गोविंद राय। उनके पिता का नाम तेग बहादुर। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये 9वें सिखों के गुरु हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो कितने गुरु हैं? 10वें गुरु हुए। जो 9वें गुरु थे, पटना में रहते हुए गुरु जी ने तीर कमान चलाना, बनावटी युद्ध करना, ये सारे के सारे खेल सीख लिए थे और अपने आप को सरदार मानने लगे थे। पर होता क्या है, 6 वर्ष की आयु तक वो पटना में रहे और फिर 1673 में परिवार सहित आनंदपुर साहिब आ गए। देखो आनंदपुर साहिब आपको अच्छे से याद रखना, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने जो कुछ भाषाएं सीखी, जैसे कि हिंदी की बात की है, पंजाबी की बात की है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। संस्कृत, ब्रज और फारसी भाषाएं भी इन्होंने सीखी। घुड़सवारी, तीर अंदाजी, इन सारी युद्ध कलाओं में इनको महारत हासिल था। कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने पिता और सिखों के 9वें सिख गुरु जो है तेग बहादुर जी द्वारा नवंबर, यहाँ पर डेट ठीक कर लीजिएगा क्योंकि डेट ये गलत लिखी है, 1675 कीजिएगा, ये अच्छे से याद रखना। दिल्ली के चांदनी चौक पर ये जो तेग बहादुर के बारे में बातचीत की है कि उनको भी ये महारत हासिल थे और साथ में जो हमारे गुरु गोविंद सिंह है उनको भी ये महारत हासिल होंगे, जो मतलब वो भी इस विद्या से मतलब इस विद्या में प्रवीण थे, जो हमने पीछे बातचीत की। तो इनका जो मतलब कत्ल किया जाता है, इनको फांसी जो दी जाती है चांदनी चौक पर, जो औरंगजेब है मुगलों के जो शासक है वो ऐसा करते हैं। जब इनको फांसी दी जाती है, जो इनके पिताश्री है
तो उस वक्त जो गुरु गोविंद सिंह है मात्र 9 वर्ष के हैं। देख सकते हैं आप, गुरु गोविंद जो ये मतलब 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह को सिखों ने 10वें गुरु की पदवी दे दी। और इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो है ये कब ले लेते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल गया है कि ये जब 9 वर्ष के हैं, और 9 वर्ष के बाद जब ये जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके बाद जो ये खालसा पंथ है उसकी स्थापना करते हैं। खालसा पंथ का उद्देश्य जो था ये सिख धर्म को बचाना था। अन्य जो उस वक्त मुगल पावर थी उनसे सिखों को बचाना था। और जब हम बातचीत करें तो खालसा पंथ की स्थापना की जब भी बातचीत आए तो इस डेट को मत भूलना, 13 अप्रैल 1699 ये डेट जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त खालसा पंथ की स्थापना हुई। इस खालसा पंथ का उद्देश्य क्या था मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल नहीं भूलने वाला है उद्देश्य है शौर्य, साहस, त्याग, बलिदान के सच्चे प्रतीक है। इतिहास में अगर हम बातचीत करें तो इनका जो शौर्य है उसको जाना जाता है। क्रांतिकारी विचारों के थे। इन्होंने ये जो वाक्य लिखे हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं, सैकड़ों वर्ष बाद आज भी प्रेरणा और हिम्मत देता है। भे काहू को देत नहीं भय मानत आन, वाक्य के जरिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना किसी से डरना चाहिए और ना दूसरों को डराना चाहिए। ये काफी अच्छी सी लाइन है। किसी व्यक्ति को किसी से डरना भी नहीं चाहिए, ना ही किसी को डराना चाहिए। ये इनकी लाइन है। उन्होंने मतभेद को मिटाने के लिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समानता के पैटर्न पर समाज को चलाने की बातचीत की। आत्म सम्मान काफी जरूरी है और निडरता से सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए। अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। निर्भय योद्धा, कवि, दार्शनिक, उच्च कोटि के लेखक स्वयं थे, इसलिए ये विचारधारा रख रहे। विद्वानों का संरक्षण जो था उसको इन्होंने आवश्यक माना था। क्या माना था? आवश्यक माना था। आपको अच्छे से ये चीज याद रखनी है। यहां पर जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो हमारे लिए क्या है? धर्म का मार्ग बताते हैं, सत्य का मार्ग बताते हैं, और आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान और निडरता और साथ में प्रेम और भक्ति की भी प्रेरणा देते हैं। साथ में जरूरतमंदों की सहायता करो। ये उपदेश कहना था कि ईश्वर मनुष्य को इसलिए जन्म देता है कि संसार में अच्छे कर्म करे और बुराइयों से दूर रहे। ये कौन कहते हैं? ये गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिखों के गुरु है वो कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे लिए क्या है कि एक रचना है, इस रचना का जो मतलब विवरण है, दरअसल में कहते हैं कि जो 52 लेखक थे की उपस्थिति सदैव उनके दरबार में बनी रहती। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लेखकों को काफी ज्यादा संरक्षण देकर रखते थे। लेखकों के प्रति इनका जो रवैया होगा कहीं ना कहीं काफी अच्छा था, तभी जाकर इनके राज दरबार में इतने कवि रहते थे। इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए किस सिख गुरु को संत सिपाही कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही कहा जाता है। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि एक ग्रंथ है इनका विचित्र नाटक, कई बार पेपरों में पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह की आत्म कथा इसको माना जाता है। सभी बच्चे नोट कीजिएगा, ये सभी बच्चे जो है इसको नोट कीजिएगा, जो उनके जीवन के विषय के बारे में जानकारी देता है। ये 10वें ग्रंथ का एक भाग है। तो इसका मतलब 10वें ग्रंथ भी किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के जो संकलन की बातचीत की जाए तो 10वें ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने पोंटा साहिब में की थी। आपको अच्छे से याद होगा, जो मेदिनी प्रकाश है सिरमौर रियासत में, ये पोंटा साहिब उस वक्त पड़ता था, यमुना नदी की आस पड़ोस में था। तो ये पोंटा साहिब में ही भगानी की लड़ाई होती है। हिमाचल की हिस्ट्री में हम इसकी चर्चा करते हैं। जब ये सारी की सारी घटनाएं जो है सामने देखने को मिलती है, तो जो पोंटा साहिब है वहां पर ये इस 10वें ग्रंथ की रचना करते हैं। ये 10वें ग्रंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सादगी, इसमें अपने धर्म की रक्षा, इसमें अन्य जो नैतिक मूल्य है उसके बारे में चर्चा की है। तो कहा जाता है कि एक बार गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर इस स्थान से गुजर रहे थे। एक
स्थान पर उनका घोड़ा अपने आप आकर रुक गया। उसी के बाद उस जगह को पवित्र माना जाने लगा, उस जगह को पोंटा साहिब के नाम से जाना लगा। दरअसल पोंटा शब्द का अर्थ होता पांव, और जिस जगह पर घोड़े के मतलब पांव पड़े उसे पाउंटा अपने थम गए, इसी जगह को पाउंटा साहब कहा जाता है। एक कहावत है, एक मीन्स परंपरा लिखी है, इसको अगर याद भी रख सकते हैं और नहीं भी याद रख सकते हैं। गुरुजी ने अपने जीवन के 4 वर्ष कहां पर बिताए, तो ये पोंटा साहिब जो सिरमौर में है वहां पर बिताए, जहां अभी भी उनके हथियार और कलम देखने को मिलते हैं। बैसाखी के दिन तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में कड़ी परीक्षा के बाद सिखों के पंच प्यारे खालसा पंथ की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को बाहरी आक्रमणों से बचाना। उन्होंने कहा सच्चा सिख वही है जो इन पंच प्यारों का पालन करेगा। पंच प्यारों में क्या क्या चीजें थी? कृपाण श्री साहिब धारण करना अनिवार्य कर दिया था। वही उन्होंने खालसा वाणी भी दी, जिसे वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु दी फतेह। देखो 5 चीजों में क्या था, उन्होंने जो 5 चीजें दी, उन्हें पंच कंकार कहा गया, उन्हें पंच सिद्धांत कहा गया, उन्हें पंच प्यारे कहा गया। तो केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा हर सिख को अपने पास रखना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु कहा है। 1708 के आसपास की बातचीत है। हमारे जो गुरु गोबिंद सिंह सिखों के पवित्र और 10वें गुरु है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक शिविर में बातचीत कर रहे थे और वहां पर उनका अंतिम समय आ गया है। अब उन्होंने संगतों को आदेश दिया कि आप गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके गुरु हैं। गुरु जी का जीवन दर्शन था कि धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है और सत्य की हमेशा जीत होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ लिख रहे हैं तो गुरु जी का जीवन दर्शन था, जो ये मानते थे, जो इनका विश्वास था, धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग और सत्य के मार्ग की हमेशा जीत होती है। वे क्या कहते हैं? कहा करते थे कि मनुष्य का मनुष्य से प्रेम की भक्ति है, सॉरी क्या, मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम ही क्या है? भक्ति है। जरूरतमंदों की सहायता करो। अपने उपदेशों में वो कहते थे कि मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है ताकि वो संसार के अच्छे कर्म करे, बुराई से दूर रहे। गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र थे। उनके नाम याद रखना चाहते तो रख सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और झुंझार सिंह भी उन्हीं की भांति बेहद निडर और बहादुर योद्धा थे। धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते लड़ते गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था। उनके 2 पुत्र बाबा अजीत सिंह और बाबा झुंझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। घटना 1704 की आसपास की है। सिखों के 2 अन्य जो शाहीजादे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, को भी इस्लाम धर्म स्वीकार न करने की वजह से सरहिंद के नवाब द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया था और माता गुजरी के किले को दीवार से गिराकर शहीद कर दिया था। नांदेड़ में 2 हमलावरों से लड़ते लड़ते गुरु गोबिंद सिंह के सीने में गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण 17 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ के आस पड़ोस में 41 वर्ष की आयु में अपना उपदेश देते हुए इनकी डेथ हो गई थी, इनका निधन हो गया था। तो ये थे गुरु गोबिंद सिंह के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आपको अच्छे से इन चीजों को याद रखना जो हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, केदारनाथ का मंदिर का निर्माण इस जो की बातचीत चली हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर जो एक मतलब भूकंप की तरह जो भूमि का क्या हो गया, भूस्खलन हो गया है और भूमि कहीं ना कहीं धंस गई है। तो यहाँ के बारे में ये जो आर्टिकल है ये लिखा है। देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली है जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसमें कई बातें कही गई, मीन्स अलग अलग जो है बातें इसके बारे में कही गई है। तो पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक जितने भी मतलब व्यक्ति है वो क्या कहते हैं, लेकिन हम मतलब अलग अलग मान्यता देते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं जाना चाहिए। आज का विज्ञान बताता है केदारनाथ मंदिर कब बना था? 8वीं शताब्दी में बना। यदि आप भी ना मानते तो ये मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में, आप देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल है। 21वीं सदी का जो केदारनाथ मंदिर है, देखो हमें यही याद रखना केदारनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में है। और इसके अलावा इसकी जो ज्योग्राफिकली सिचुएशन है वो क्या है?
तो 21वीं शताब्दी का जो केदारनाथ भवन है, ये शिल्प कला का काफ़ी अच्छा डिजाइन दिखाने को मिलता है, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। केदारनाथ की पहाड़ी पर है और दूसरी तरफ इसके क्या है, जो कराच कुंड है वो देखने को मिलेगा। ऊंचा भरत कुंड भी है, तो कराच कुंड, भरत कुंड, ये सारे के सारे कहाँ पर है आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों पर्वतों से होकर 5 नदियां निकलती है, जिनका नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और जो स्वर्दरी है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम इस मतलब जो इसकी बातचीत करें तो वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर ये होता था। हिमयुग में छोटी अवधि होती है, तो कुछ याद नहीं रखना है, हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो ये कुछ एक नदियाँ बताई है, इसको अच्छे से याद रखना। और किसके अधीन है ये मंदिर, तो भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसके अधीन ये मंदिर है, जो हमारे लिए क्या है मतलब जानने की बातचीत है। और आर्ट एंड कल्चर का ये क्या है, एक नमूना है। जब आपको ये अच्छे से बात पता चल जाती है तो उसके अलावा हमें यहाँ से कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी है। इस मतलब जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं उसको हमें बिल्कुल स्किप कर देना है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि सारी की सारी चीज़ें पढ़ने लायक नहीं होती। पर हाँ, संत तुलसीदास के बारे में जरूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। संत तुलसीदास की बातचीत की जाए तो आपको अच्छे से याद रखना कि संत तुलसीदास जो है, संत तुलसीदास का जीवन महिमा जो है, इनके बारे में आपको कुछ एक चीज़ें जो इनके द्वारा बताई गई है वो आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। एक्चुअल में जो रामायण है, जो रामायण का बदला हुआ रूप है, तुलसीदास ने भी रामायण लिखी है, आपको अच्छे से पता होगा। इसके अलावा तुलसीदास की बातचीत की जाए तो ये एक कवि हुए हैं, और कवि होने के साथ साथ ये भक्ति काल के कवि हुए हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमें यहाँ से और ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। जो भी लिटरेचर के बच्चे हैं वो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जो हिंदी के लिटरेचर के हैं। ये शांगरी की संस्कृति, परंपरा और बड़ा गांव का देवोत्सव शांचा मेला। देखो शांचा मेला की जब बातचीत आ रही है तो आपको अच्छे से पता होगा कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी में बसता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन करते जाइएगा, बिल्कुल रिवीजन करते जाइएगा जिनको अच्छे से पता है। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल। और इसका नाम जो है आपको पता है हिमालय किसने रखा है, मैंने कई बार आपसे बातचीत की है, एक बार बताइए प्लीज। आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो मतलब नैसर्गिक का मतलब होता है कि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। आस पड़ोस में ये जो मतलब स्थलकृति है वो काफ़ी सुंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो ये प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसके बारे में हिस्ट्री में लिखित विवरण नहीं, मतलब लिखित स्रोत नहीं है। और जो मोनूमेंट जिसको हम इमारत बोलेंगे, सिक्के बोलेंगे, औजार बोलेंगे, उसके माध्यम से इसकी चर्चा की जाती है। वैदिक काल में हिमाचल की जो मतलब बातचीत की जाएगी तो उस दौरान भी यहाँ पर ऋषि मुनि और आर्य लोगों ने इस रीजन में रहकर हिमाचल प्रदेश की शोभा को बढ़ाया। आर्य और आर्यतर की बातचीत की जाए, मीन्स आर्य इस वैदिक काल की बातचीत की जा रही है, और उसके बाद का जो पीरियड आएगा वो महाजनपद काल आएगा। तो उस दौरान भी लोग यहाँ पर रहते थे और परंपराओं का मतलब क्या करते थे, पालन करते थे। तो ये चीज़ आपके लिए क्या है, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की संस्कृति मतलब जो देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, अलग अलग उत्सव, अलग अलग यहाँ पर संस्कृतियाँ देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बातचीत करें तो यहाँ पर कुछ एक जो संगीत के मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ढोल, नगाड़े, करनाल, रणसिंघे, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्या है, संगीत के इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे तो शिमला, जब बात की बातचीत करें तो शिमला जिला ब्रिटिशकालीन शिमला हिल स्टेट्स का हिस्सा रहा। आपको अच्छे से पता है कि जो शिमला था पहले क्या था, ब्रिटिश के अधीन था। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन होता है तो उस दौरान 4 जिले थे, हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, और महासू उनमें सबसे बड़ा था। 11 नवंबर 1972 को जिला पुनर्गठन के बाद शिमला, मतलब ये थोड़ा सा गलत लिखा है, 1 सितंबर की बातचीत है, इसको अच्छे से ठीक कर लीजिएगा। और शिमला जिले में कुछ एक जो उस वक्त रियासतें हुआ करती थी, अभी ये स्थान है। कुमारसैन जो था पश्चिमी में वैदिक नदी सतलुज के बाईं और बड़गांव शांगरी का ऐतिहासिक क्षेत्र उपस्थित है। देखो अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है कि एक्चुअल में कुमारसैन कहाँ पर है। कुमारसैन एक रियासत है और किस रीजन में देखने को मिलती है, जो शिमला है वहाँ पर देखने को मिलेगी, अच्छे से याद रखना। और सतलुज के नदी के आस पड़ोस में सतलुज नदी का जो अगर हम वैदिक नाम बातचीत करें तो जो स्तुद्री और उसके बाद संस्कृत नाम
याद करें तो सुद्रू, इसको अच्छे से याद रखना। और सतलुज नदी के आस पड़ोस में ये जो बड़ा गांव शांगड़ी है वो क्षेत्र स्थित है। बड़ा गांव शांगड़ी रियासत जो है हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने से पूर्व बड़ा गांव शांगड़ी रियासत की राजधानी रही। देखो ये बड़ा गांव है, बड़ा गांव शांगड़ी रियासत की राजधानी रही है। किसकी बातचीत की जा रही है? कुमार सेन के साथ साथ ही बड़ा शांगड़ी है वो हमारे लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये कुछ समय शिमला की मतलब जो क्या बोलते हैं रियासत भी रही और राजधानी भी रही। शांगड़ी रियासत पूर्व में कुमारसेन रियासत और पश्चिमी में भज्जी, ये आपको याद रखना, पूर्व में भज्जी थी, कुछ याद रखना भज्जी कहाँ पर है, कुमारसेन कहाँ पर है, ये सारी की सारी शिमला में है। और बड़ा गांव कहाँ पर है? ये भी शिमला में देखने को मिलता है। ये हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पर इसके अलावा शांगड़ी की जो पूर्व सीमा है वहाँ पर एक चोटी है शिवान शिखर या नाग टिब्बा व दक्षिण में शंघाई स्टेशन तक, ये कुछ याद नहीं रखने वाला है। हाँ, जो ये शिवान टिब्बा है इसको अच्छे से याद रखना, ये शिमला में पड़ता है और बड़ा गांव शांगड़ी में पड़ता है। इसके अलावा जो ये बड़ा शांगड़ी जो विलेज है, सावन के महीने में यहाँ पर एक मेला लगता है, उसका नाम होता है शंचा मेला। अब ये आपके लिए शंचा मेला काफी इंपॉर्टेंट है। शंचा मेला बड़ा गांव में लगता है और संस्कृति का क्या है, ये जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो बड़ा गांव में शंचा मेला जब ये होता है तो ये तहसील स्तर ये मेला होता है। और ब्रह्मेश्वर बड़गांव में अपनी कोठी से धात्विक विग्रहों और आभूषणों का भव्य श्रृंगार कर आशीष देने बाहर पधारते हैं। एक मान्यता के अनुसार, देखो ये मेला क्यों मनाया जाता है, तो वहाँ के जो देवता है ब्रह्मेश्वर बड़गांव में अपनी जो कोठी मीन्स वहाँ पर जो भवन है जहाँ पर ये ब्रह्मेश्वर जो रहते हैं, वहाँ से इस मेले में बाहर जो है धात्विक विग्रह और आभूषणों का भव्य श्रृंगार कर आशीष देने पधारते हैं। एक मान्यता के अनुसार संचा मेला जो है राजा हीराचंद के राजतिलक के पावन उत्सव में मनाया जाता है। एक ब्रह्मेश्वर जो देवता है उनकी याद में मनाया जाता है। और राजा हीरा सिंह के बाहरी सिराज आनी व उर्टू में लोक संस्कृति के मतलब संवाहक मेलों का आरंभ किया जाता है। देखो हमारे लिए यही याद रखने योग्य है कि हीराचंद राजा की याद में और साथ में जो ये ब्रह्मेश्वर देव है उनकी याद में ये मनाया जाता है। और सतलुज के आस पड़ोस में मनाया जाता है। और सतलुज के बाईं ओर तेवन के फेकुआ में शंचा मेले ढोल नगाड़े मतलब कुछ नहीं याद रखना, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, संस्कृति का आयोजन किया जाता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे यही पूछ लेंगे ये शंचा मेला कहाँ पर मनाया जाता है और जो बड़ा गांव रीजन है वो कहाँ पर है, या कुमारसेन कहाँ पर है, और जो हमने भज्जी पढ़ा ये कहाँ पर है। ये सारी की सारी चीज़ें या जो ये किस नदी के आस पड़ोस में है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से संचा का मेला आज हमने सीखा, अच्छे से याद रखना। हमने कुमारसेन की बातचीत की, हमने जो भज्जी रियासत की बातचीत की, भज्जी रियासत के साथ साथ ही किस नदी के आस पड़ोस में है और किस जिले में पड़ता है ये हमने यहाँ से सीखा है। आगे जो है आगे कुछ यहाँ से याद रखने वाली बात नहीं है। जो आपको क्या करना है अच्छे से मतलब याद रखनी थी वो मैंने आपको बता दी है। बातचीत जो की है ये आपके लिए क्या है अच्छे से याद रखने वाली है। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ से कोई भी चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आपको अच्छे से क्या करना है, इन चीज़ों को याद रखना है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो इस तरह है, इसको देखिए। दूसरा आर्टिकल है पांगी घाटी का मिंधल माता मंदिर। तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इस मंदिर के बारे में बता चुका हूँ। तो ये मिंधल गांव में है और यहाँ पर जो मिंधल देवी मंदिर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बैल से खेती होती है, चारपाई पर सोना मना है और सूत काटना भी इस रीजन में मना है। ये परंपरा अभी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है पर फिर भी इस रीजन के लोग क्या करते हैं, इन बातों में विश्वास करते हैं। और एक कहानी जो मैं पीछे प्रीवियस टाइम में गिरिराज का जो न्यूज़पेपर था उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में कर चुका हूँ। तो प्रीवियस टाइम के लेक्चर अगर आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, वहाँ पर इसका डिटेल करके रखा हो। यहाँ पर मैं डिटेल नहीं करूँगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा वहाँ पर मतलब आर्टिकल था और उसके बारे में क्या किया हुआ है मैंने डिस्कस किया हुआ है। और ये आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन जो है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 1986 में अमेरिकी जो पर्यावरण शोधकर्ता वेस्ट बेल्ट जो है उनके द्वारा किया गया। ये पहले अच्छे से याद रखिए कि पृथ्वी ग्रीन वॉशिंग क्या है। तो
1986 में जो एक अमेरिका के एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने एक शोध मतलब पेश किया है। उसमें उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट वेल्ड द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। और ग्रीन वॉशिंग तब होती है जब कोई संगठन अपने पर्यावरण प्रभाव को वास्तव में कम करने की तुलना खुद को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए विज्ञापन पर अधिक समय और पैसा खर्च करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई संगठन पर्यावरण प्रभाव को वास्तव में कम करने की तुलना में खुद को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए विज्ञापन पर अधिक समय खर्च करता है। और ये उन उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए कपटपूर्ण मार्केटिंग चाल है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडों के से समान सेवाएं खरीदना पसंद करता है। तो ये है आपका जो ग्रीन वॉशिंग है। जैसे ग्रीन वॉशिंग की बातचीत ये कि ये पर्यावरण की तरफ कम ध्यान देना और जो विज्ञापन के माध्यम से लोगों के ऊपर पर्यावरण को बचाने का मतलब प्रभाव डालना, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। आगे चलिए, ये आपको अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं। तो दुधवा आपको अच्छे से पता हो, यहाँ पर लिखा है रानीपुर। तो ये दुधवा जो पीलीभीत और अमरगढ़ बाद यूपी का चौथा, आज देश का 53 टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये पहले तो ये दुधवा को याद कीजिए, पीलीभीत को याद कीजिए, ये यूपी में है। और ये क्या है, ये टाइगर रिजर्व है। क्या है, टाइगर रिजर्व है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि टाइगर रिजर्व कहाँ है। उसके बाद 53 टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है, रानीपुर बनाया गया है। क्या है, 53 जो मतलब ये टाइगर रिजर्व था कहाँ पर बनाया गया, आपको अच्छे से पता चल गया। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया? यहाँ आंसर देखिए आराम से, शरत कमल अचंत, टेबल टेनिस के लिए इनको दिया गया है। शरत कमल अचंत, ये किसके लिए इनको प्राइज दिया गया है? और ये मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न मतलब जो है ये सबसे अब क्या बोलते हैं बड़ा खेल के क्षेत्र में प्राइज है, क्योंकि पहले इसका नाम राजीव खेल रत्न हुआ करता था, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसको मतलब नाम दिया गया है। तैरती हुई रेल किस देश का मुख्य पर्यटन स्थल है? तो आप देख सकते हैं थाईलैंड, बैंकॉक की बातचीत है। उसके बाद डॉनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपका ईटानगर है वहाँ पर देखने को मिलेगा। पुस्तक अंबेडकर एक लाइफ के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप देख लीजिए, अमजद ए सईद अध्यक्ष मतलब क्या बोलते हैं न्यायाधीश है। मटकी किस राज्य का जो आपको लोकप्रिय नृत्य देखने को मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश, म से जोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर को छिन्न मस्तिका नाम से जाना जाता है? तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है इसे छिन्न मस्तिका धाम के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू कब हुआ था? आप इसे याद भी रख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1905। आगे नेक्स्ट जो है, हिमाचल प्रदेश का जो भूरी सिंह संग्रहालय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बार बार पढ़ाया हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। हिमाचल की शीतकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है? आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल पता है। कांगड़ा धर्मशाला में क्या है? शीतकालीन राजधानी, जिसको हम विंटर कैपिटल बोलते हैं। हाल ही में यहाँ शीतकालीन सत्र हुआ था। हिमाचल में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? ये भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, 12, 3 देख सकते हैं। और 4 लोकसभा की कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? 7 देखने को मिलती है। माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? तो 14 में आप देख सकते हैं, 14 में क्या लिखा है कि 14 का आंसर है सिक्किम। तो ये माउंट जोपुनो किस राज्य में है? आप इसको सिक्किम में देखेंगे। फुटबॉल विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसने जीता? तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, एमिनो मार्टिज, अर्जेंटीना के है ये। वर्ष 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया है? तो दामोदर जैसी कोंकणी उपन्यास है, इनको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आप इनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं। ये जो सारा का सारा जो बातचीत थी वो हमने की है। अनार के बारे में कुछ एक बातें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। हमें इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो अनार है उससे हमें क्या क्या मिलता है हम वो सीखने वाले हैं। तो क्योंकि ये हमारे फूड का क्या है, एक कंपोनेंट होता है। तो प्राचीन मिस्र, फारस और असीरियन जो लोग हैं वो अनार की खूबसूरत मतलब वहाँ से प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, मीन्स वहाँ से ये मतलब अनार की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। यहूदियों ने अनार को एक पवित्र फल माना और उसके बाद प्राचीन उपासना में अनार का
और बेल बूटों की चित्रकारी मिलती है। तो ये हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। प्राचीन काल में जो ये फल था ये उत्कृष्ट माना जाता था, इसके वृक्ष लगाए जाते थे। पौष्टिक फल हिंदी में अनार और संस्कृत में दांडिम। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेची आपके सामने आ सकता है कि जो अनार है उसे क्या कहते हैं, दांडिम, और तमिल में इसको मुदुलाई और बांग्ला में इसको दालिम। अब आयुर्वेदो ग्रंथों में औषधि के रूप में इसका यूज होता है। आयुर्वेदा में लिखा है कि अगर आप अनार को खाते हैं तो क्या होगा, त्रिदोष नाशक, हृदय के जो मतलब रोग है वो दूर हो जाते हैं, आपको बल मिलता है, आपका वीर्य अच्छा होता है, और तुषार नाशक और अतिसार या वमन नाशक गुणों में संपन्न होता है। यूनानी चिकित्सा में इसका मतलब औषधि के रूप में प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें जो है इसका काला कैसेलेपन का जो होता मतलब कैसेलापन जो होता है इसका मतलब जो थोड़ा सा कड़वा, वो क्या करता है आपको जो बीमारियों से मतलब निजात दिलवाता है। हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को त्वचा के रोग है, मूत्र विकार है या पाचन में दिक्कत है, किसी को ब्लड कम है या पौरुषहीनता का मतलब है कि जो संतान की उत्पत्ति में दिक्कत है, वो वाले डिजीज है, तो अनार के माध्यम से आप इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। उत्तम प्राकृतिक टॉनिक माना जाता है। ये स्फूर्ति में खाएंगे तो आप अच्छे से मतलब एक्टिव रहेंगे और जल्दी से काम को निपटा पाएंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें जो थी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो जो इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें कुछ एक कंपोनेंट जैसे कैल्शियम की बात की है, प्रोटीन की बातचीत की है, और हमारा जो विटामिन होता है जो रोगों से बचाने का काम करता है वो अनार में होता है। ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा अगर आपको पेट में दिक्कत है, उल्टी आती है या फिर पेट की कोई अन्य दिक्कतें हैं, तो अनार के जो लाल दानों में काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक डालकर चूसने से पेट दर्द में राहत मिलती है। बोलने का मतलब ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, सीधी सी बात है। अरुचि और भूख नहीं लग रही है तो इससे क्या होगा, आप इसको खा सकते हैं और आपको क्या होगी मतलब ये इस समस्या से भी आप निजात मतलब ले सकते हैं। उच्च रक्तचाप त्वचा रोगों, पाचन में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर जो ब्लड होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और आपकी जो स्किन होती है उसको भी ये अच्छा करने में हेल्प करता है। जो दांत से संबंधित की बातचीत करें, मसूड़ों में जो दिक्कत है उसको आप क्या कीजिए कि इसके चूर्ण से आप ठीक कर सकते हैं। और मुंह की जो बदबू है इसके छिलकों के चूर्ण से क्या किया जाता है, अगर सेवन करें तो आप इससे भी दूर मतलब इसको भी मिटा सकते हैं। अनार के छिलकों तथा सेंधा नमक मिलाकर उसकी गोलियां बना लें और एक गोली 6 घंटे में चूसें। खांसी में राहत मिलती है। बोलने का मतलब खांसी, ये सारे के सारे जो है टोटके कहीं ना कहीं जो है हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे कहीं ना कहीं हमें अगर अनार के पत्तों को महीन पीस कर मतलब अच्छे से आप पीस लेते हैं और छाइन से पूर्व सोने से पहले आंख में बांधने से आंख का दर्द दूर होता है। गले में खराश होने पर अनार के छिलकों को पानी में अच्छी तरह उबालें और इसमें 2 लौंग भी डाल लें। पानी गुनगुना हो जाने पर गले में गहराई तक पानी को ले जाने पर गरारे करने से क्या होता है, ये दिक्कत दूर हो जाती है। पीलिया रोग है तो लो की कमी क्या हो जाती है, मतलब इसको लेने से पूरी हो जाती है। सुबह मिश्री मिलाकर पिए तो ये क्या होगा, आपको काफ़ी मतलब राहत देगा। मीन्स जो आपके ब्लड की कमी है उस क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बिच्छू, बर्फ, मधुमक्खी के काटने पर अनार के पत्तों का पीस कर काटे हुए स्थान पर लेप लगाने से वो भी ठीक होता है। तो बिच्छू काट दे, मधुमक्खी काट दे। इसके अलावा खुजली है, दाद है तो इसको दूर किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये है 1 अनार 100 बीमार, यही इसी की कहावत है कि 1 अनार 100 बीमार से अनार का औषधीय महत्व रेखांकित होता है, क्योंकि एक चीज़ है और इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसका तात्पर्य ये है। तो अनार के बारे में जो हमने बातचीत की वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी भाषा कने साहित्य लोकमंच कुछ भी याद करने वाला नहीं, यहाँ से हमारे लिए बिल्कुल भी यहाँ से कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा जो मतलब बातचीत है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी। जो भी बच्चे नवोदय का पेपर देना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस है इसकी भी ली जाती है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं 9625392020 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो नवोदय की जो कोचिंग है वो भी दी जाती है। इसके अलावा ट्यूशन का जो मतलब सेशन है वो भी शुरू हो गया है। तो जो भी बच्चे अगर क्या करना चाहते हैं कि मतलब इसमें जाना चाहते हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास, तो कुष्ठ रोग जो है आपको पता है जिसको हम कोढ़ बोलते हैं,
तो ये जो है कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक प्रण लिया है और जिला बिलासपुर में कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ये बताते हैं। तो हमारे लिए यहाँ से कुष्ठ रोग किसका रोग होता है? त्वचा मतलब जो रोग का रोग होता है, और ये जो त्वचा रोग होता है ये कहीं ना कहीं माइंड से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये आपको कुष्ठ रोग देखने को मिलता है। हल्के पीले रंग के दाग शरीर पर पड़ जाते हैं, नसों का मोटा होना, हाथ और उंगलियां पकड़कर आंखों की पलकों को बंद करना, ये उन्होंने क्या किया, ऐसे प्रयास करके कुष्ठ रोग को खत्म करते सामने कुछ नहीं याद रखना, स्किन का ही रोग है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपने चित्र वायरल देखा होगा कि मतलब मुख्यमंत्री मनाली पहुंचे, तो ये 9 वर्ष की बातचीत है और उस वक्त ये गए थे। प्रधानमंत्री सरकार द्वारा जो प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित को 101 करोड़ का सुखाश्रय, तो एक योजना है। अब क्या दिया जाएगा, जो यतीम है जिनके माँ बाप नहीं है तो उनको लगभग 500 रुपया दिया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की घोषणा है और ये उनको विशेष उत्सव पर दिया जाएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लोकायुक्त वार्षिक कैलेंडर जारी, तो ये जो हमारे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हमारे अभी हाल ही में जो राज्यपाल जी है, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश का वार्षिक कैलेंडर 2023 उन्होंने जारी किया। और लोकायुक्त चंद्रभूषण भी वहाँ पर, ये अच्छे से याद रखना, पूछ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। तो ये चंद्रभूषण जो बरोलाविया है वो भी थे वहाँ पर, उनकी मतलब देख रेख में उन्होंने ऐसा किया। और इसके अलावा जो है इस पुलिस महानिदेशक है उनका नाम भी पूछा जा सकता है, संजय कुंडू जी है। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद रखनी है, जो हमारे लिए यहाँ से पेपर में पूछी जा सकती है। शिमला शहर होगा झुग्गी झोंपड़ी मुक्त, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में किस जिले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने झुग्गी मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो है हमारा जो शिमला जो है हमारी कैपिटल है, वहाँ पर ऐसा किया जाएगा। ये मैंने आपको ITI पार्क की बातचीत की थी, तो ये आपको पालमपुर के राख में देखने को मिलेगा। ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार की घोषणा है। हम पिछले लेक्चर में भी इसको कर चुके थे, पिछला जो लेक्चर था उसका बचा हुआ पोर्शन होता है ये। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। जन शिकायतों के निवारण के लिए बनेगा नवोन्वेषी योजना मुख्यमंत्री। देखो ये हमारे मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सुक्खू जी है, टुट्टी में ये जब एक मतलब क्या एड्रेस दे रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की निजी भवनों में, मतलब जो बातचीत निजी भवनों को लेकर ये मतलब एड्रेस था। तो वहाँ पर उन्होंने ये बातचीत कही कि कहीं ना कहीं नवोन्वेषी योजनाएं ही क्या कर सकती है, जो शिकायतें हैं उसका निवारण कर सकती है और हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या कर सकती है, प्रोग्रेस ला सकती है। नवोन्वेषी का मतलब होता है नए तरीके से योजनाओं को लाना या नए तरीके से शिकायतों को सुलझाना। प्रदेश में 120 वर्षों के औसत तापमान में 1.5 डिग्री वृद्धि कुछ याद रखने वाला नहीं है, पर यहाँ से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के पर्यावरण विभाग द्वारा गत दिनों में अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए कुछ एक मतलब हमारे सामने तरकीब रखी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यशवंत सिंह परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपको पता होगा ये नौणी जिसको हम सोलन बोलते हैं वहाँ पर है। तो इन्होंने जलवायु से निपटने के लिए, क्योंकि 120 वर्षों में जो तापमान आया 1.5 डिग्री की वृद्धि हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी दिक्कत का काम है। तो उन्होंने क्या किया कि रणनीति जो इन्होंने कुछ एक तरीके बताए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के तरीके विषय पर एक कार्यकाल का आयोजन किया। उन्होंने कुछ एक जो बातें कही है कि कार्यशाला में पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन से अधिक विशेषज्ञ, वाटरशेड डेवलपमेंट टीम सदस्य, जलवायु सारे के सारे थे। तो इन्होंने चर्चा की इसके ऊपर और कुछ एक रणनीति बनाई और रणनीति में जो मतलब रणनीति बनाई और साथ में बोला कि जो वैश्विक समस्या है उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर वर्तमान में दुनिया का हर देश क्या चाहता है कि 2 डिग्री से नीचे तापमान रखा जाए, लेकिन फिर भी परिणाम क्या है, अच्छे नहीं हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए उन्होंने क्या क्या मतलब स्टेप उठाए। तो पहला उन्होंने बोला कि जलवायु के बारे में साक्षरता क्या करनी है, पैदा करनी है, साक्षर करना लोगों को। इसके साथ ही जो एक बात बोली, सद्भाव जनरेट करना है। अगर सद्भाव होगा तभी जाकर हम जलवायु परिवर्तन को क्या कर सकते हैं, मतलब
कम कर सकते हैं। और कार्बन शैली की वकालत की, कार्बन को क्या करना है, कम करना है, ये भी उन्होंने बातचीत कही है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यक्तिगत पहल की भी आवश्यकता है, ये भी बात की कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल। तो व्यक्तिगत पहल हो गई, सद्भाव हो गया, सद्भाव के बाद जो कार्बन जो है उसको कम करना है और साक्षरता पैदा करनी है। पहले तो जलवायु होती क्या है, जलवायु अगर मतलब तापमान में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उसके बाद फिर लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर फिर व्यक्तिगत के बाद सद्भावना पैदा करके हम क्या कर सकते हैं कि इन मतलब चीज़ों से निपट सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारक होते हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, लंबे समय तक मौसम में परिवर्तन रहना, बादल फटना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जलवायु के स्तर को बढ़ाने में या जलवायु के स्तर को कम करने में हेल्प करते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो ये कुछ एक कारक बताए, इसके अलावा इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो भी बातचीत कही। तो अगर कुछ भी आपको लिखने के लिए आता है तो इतना सा कंटेंट जरूर याद रखिएगा कि जलवायु से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक बात ये भी लिखी है, अगर इसको भी आप एड ऑन करना चाहें तो प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती से भी ऐसा हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है आपको क्या करना है, अच्छे से जो कंटेंट है उसको रेडी करना है। उसके बाद सूचना संप्रेषण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का हो अधिकतम उपयोग, ये किरण भंडाना जी है वो कह रहे हैं। सूचना जन एवं संपर्क विभाग की प्रथम, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उन्होंने क्या बोला कि आधुनिक प्रौद्योगिकी जो मतलब मॉडर्न डिजिटल प्रोग्राम है या मॉडर्न जो आईटी है उसका यूज़ होना चाहिए। और कहाँ में जो हमारा इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना को स्प्रेड करना, संप्रेषण का मतलब होता है स्प्रेड करना, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आईटी जो मॉडर्न आईटी है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो प्रौद्योगिकी है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे और जो सूचनाएँ होगी वो अगर अच्छे से टाइम पे पहुंचती है तो लोग चाहे जलवायु की बातचीत करें, चाहे डेवलपमेंट की बातचीत करें, चाहे हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसकी बातचीत करें, तो वो अवेयर हो जाएंगे। और अवेयर हो गए तो इसका मतलब वो लोग उन कार्यों को करने के प्रति मतलब प्रयासरत भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कहीं पर यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रथम महिला निदेशक, तो ये निदेशक पूछ सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण संपर्क की प्रथम महिला निदेशक कौन है, किरण भंडाना की अध्यक्षता में गत दिनों में एक शिमला में बैठक हुई और बैठक में उन्होंने ये निर्णय लिया और बैठक को संबोधित किया कि अगर हम मतलब डेवलपमेंट चाहते हैं या जो कल्याणकारी प्रोग्राम है उनको आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हमें सूचना और प्रसारण की सहायता लेनी पड़ेगी और उसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने भी ऐसी बातचीत कही थी कि इनोवेशन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बेस पर हम 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। तो यही बात कह रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली को हम कैसे पहुंचा सकते हैं लोगों तक, तो उन्होंने यही बात कही कि अगर कार्यप्रणाली जो है उसको कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये जो है उन्होंने मतलब बातचीत की, मीडिया जो है उनसे भी बातचीत की। इसके अलावा जो अन्य जो सोशल मीडिया के जो साधन हैं उनसे भी मतलब रिक्वेस्ट की कि वो इस मतलब ये जो सारी जो गतिविधियां होती है सरकार की उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने बातचीत की जो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया होता है, सोशल मीडिया जो होता है वो क्या कर सकता है, सरकार की जितनी भी जन कल्याण के प्रोग्राम होते हैं उनको लोगों तक पहुँचाए। जब लोगों तक पहुँचाया जाएगा तो पहुंचाने के लिए जो अधिकारी होते हैं नवोन्वेषी विचार, नवोन्वेषी का वही बात आ गई इनोवेटिव थिंकिंग। इनोवेटिव का मतलब कोई नई सोच, नई जो सोच होगी वो क्या कर सकती है, किसी भी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। तो आइडिया जो वो आइडिया कैसा हो, नया हो, और ये नया आइडिया और जो नई टेक्नोलॉजी है, मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, यहाँ से हम कई चीज़ें सीख रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल इसे इग्नोर कर रहे हैं और कहीं मैन लिखने जा रहे हैं, को किसी का भी मैन हो सकता है, नाइब का मैन हो सकता है, एसआई का मेन हो सकता है, अभी हाई कोर्ट का जो मेन है वहाँ पर एसए आता है, तो वहाँ पर आपकी जो वोकैब है, जो कंटेंट है वो काफ़ी मतलब अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आपको कहाँ फिट करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हैं। तो ये जो समावेशी विकास की बातचीत कर रहे हैं, तो समावेशी विकास का मतलब है हर एक व्यक्ति का विकास करना। तो समावेशी विकास कैसे हो सकता है वो कह रहे हैं, जो हमारे ये
सूचना आयुक्त जी है, ये क्या कर रहे हैं, किरण भड़ाना जी, ये क्या कर रहे हैं कि समावेशी विकास लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नवोन्वेषी विचार है, जो मतलब इनोवेटिव थिंकिंग है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समावेश करना पड़ेगा, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करने के बाद फिर उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और उस काम को फिर क्या करना पड़ेगा, मीडिया, प्रिंट मीडिया या जो आज नवोन्वेषी प्रौद्योगिकी है में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर लोगों तक ये पहुंच जाता है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम जो स्कीम थी, जो प्रोग्राम था, जिस जन चेतना की बात, जैसे जलवायु को रोकने के लिए भी ये क्या है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी काम कर सकती है। तो ये बातचीत उन्होंने क्या कही, जो अधिकारी थे उनसे कही, और इन अधिकारियों ने अलग अलग सुझाव और अलग अलग तरीकों से जो हमारे प्रदेश या देश में जो समस्या है उससे सुलझने का क्या किया, सुझाव दिया। आगे चलिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी विभाग है, मान लो विभाग में आपको त्वरित कार्य लाना है। त्वरित कार्य का मतलब होता है फास्ट करना चाहते हैं, चुस्त जो दुरुस्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा क्या कर सकती है, मतलब काम कर सकती है। तो इसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, जो विभागीय वर्क है उसको भी निपटा सकते हैं। और ये विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए, उनकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। और जागरूक भी किसके माध्यम से कर सकते हैं कि जल्दी अगर जागरूक करना चाहते हैं तो जो IT है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो जरूर बन रहा है कि जो सूचना संप्रेषण है, जो इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है, किसी संस्थान, किसी व्यक्ति विशेष तक या विलेज टू विलेज पहुंचानी है, तो वहां पर आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उसका क्या महत्व है। यहां से एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी जो है उसका क्या महत्व है, क्या महत्व है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। या जलवायु जो है, जलवायु परिवर्तन, उसको हम कम कैसे रोक सकते, मतलब कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी का महत्व है कि नहीं, बिल्कुल। अगर हम लोगों में गरीबी को खत्म करने का प्रयास करेंगे और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको कैसे पहुंचाओगे, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, कुछ एक रीजन में तो विजिट किया जा सकता है, मंडली बनाई जा सकती है, वहाँ की जो संस्कृति और कल्चर है उन लोगों को मिक्स करके हम उन लोगों तक स्कीम या उनको अवेयर कर सकते हैं। पर पूरे के पूरे अगर जो जितने भी हमारे विलेज है या हर एक जो व्यक्ति है, उस तक हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट या जिसको हम मतलब समावेशी विकास बोल रहे हैं, वो पहुंचाना है, तो हमें क्या करना, किसका सहारा लेना पड़ेगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ेगा। आगे चलिए, एक मिनट रुकना। ये कुछ नहीं, ज्योति शास्त्र पर पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक अंतध्वि का विमोचन हुआ। हमें कुछ याद नहीं रखना है। एक युवा को मिलेगा संसद भवन में बोलने का अवसर। देखो, युवा अधिकारी शिमला मनीषा शर्मा गत दिनों में 23 जनवरी 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र के जन्म दिवस स्मृति में भारत की संसद में एक कार्यक्रम आयोजन किया। देखो, हमारे लिए यहाँ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस होता है। क्या होता है, जन्म दिवस होता है। मुझे बताइए, जो 23 जनवरी को जन्म दिवस होता है उसे किस दिवस के रूप में मनाने का भारत सरकार ने मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर बोल रहे थे कि जो भारत की संसद है, आपको अच्छे से पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति इसमें आता, 79 में संसद की बातचीत की गई है। तो एक कार्यक्रम हो रहा था और इसमें कार्यक्रम में उन्होंने बातचीत की कि 27 युवाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का अवसर भी मिलेगा। और ये बातचीत क्या करेंगे, जो संसद है, संसद के केंद्रीय सभागार में नेताजी के जीवन पर अपने विचार रखने का मौका है। और जो कार्यक्रम है इसमें क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमृतकाल के युग में जीवन और विरासत होगा, इसके ऊपर उनको बोलने का मौका मिलेगा। और साथ में ये कार्यक्रम जो होगा, ये कार्यक्रम क्या होगा, उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक युवा प्रतिभागी का चयन हिमाचल प्रदेश से भी होना है। इस कार्यक्रम में क्या होना था कि 1 जनवरी से 2023 को से लेकर 15 से 29 वर्ष के बीच जो उम्र होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के जिले के एक व्यक्ति एक जिले से जाएगा, भाग लेने के हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक नाम
राज्य स्तर पर भेजा जाएगा और वह उनमें से फिर किसी व्यक्ति को चुना जाएगा और उसका टेस्ट होगा। मीन्स इसके ऊपर पहले बोलेंगे और उसके बाद ये सारा का सारा ब्यौरा होगा। तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना याद रखना कि 23 जनवरी को किसका मतलब जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो वो आपको अच्छे से पता चल गया। और उसके अलावा जो सारी की सारी बातचीत थी मैंने आपसे शेयर कर दी। ये थे सारे के सारे आर्टिकल जो गिरिराज था। तो आपको यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई उसको जरूर याद रखना। कुछ एक आर्टिकल जो है वो आपको लिखने में हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपने अच्छे से याद रखने हैं। और ठीक है, अच्छे से इसको स्टडी करना। धन्यवाद। जय हिंद।